तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही फेमस किताब की, जिसने मतलब लाखों लोगों की पैसे को लेकर जो सोच है उसे बदला है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इसका बेसिक आइडिया ये है कि भाई अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो शायद गरीब और मिडिल क्लास पेरेंट्स नहीं सिखाते या मिस कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें ऑथर अपने दो डैड्स की कहानी बताते हैं। एक उनके पुअर डैड जो उनके असल पिता थे, काफी पढ़े लिखे प्रोफेसर, लेकिन फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रगल करते रहे। और दूसरे थे रिच डैड, उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता। वो शायद एकेडमिकली उतने ब्रिलियंट नहीं थे, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में मतलब कमाल थे। और इन दोनों की पैसे को लेकर फिलॉसफी बिल्कुल ऑपोजिट थी। एग्जैक्टली। और यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस किताब का आप कह सकते हैं कोर है। ये दिखाता है कि पैसे को लेकर हमारे बिलीव्स, हमारी सोच कैसे हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को शेप करती है। समझ रहे हो? हाँ। जैसे एक पिता कहते थे, देखो पैसे का मोह ही सारी बुराई की जड़ है, और दूसरे कहते थे नहीं, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। कितना मतलब फंडामेंटल डिफरेंस है सोच में। बिल्कुल। और ये हर चीज में दिखता था। जैसे पुअर डैड अक्सर कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये सुनने में क्या होता है, आपका दिमाग बंद हो जाता है, आप सोचना बंद कर देते हो। सही बात। लेकिन रिच डैड क्या कहते थे, वो पूछते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सवाल आपके दिमाग को दौड़ाता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है कि अच्छा क्या तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल, एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड ऑन हो जाता है ना? हाँ। और जैसे पुअर डैड का फोकस था जॉब सिक्योरिटी पर। बेटा खूब पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में स्टेबल जॉब मिल जाए। सेफ रास्ता, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, टिपिकल मिडिल क्लास अप्रोच। हाँ। और रिच डैड का एंगल था खूब पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। मतलब रिस्क को समझो, उसे मैनेज करो और अपना कुछ बनाने की सोचो। एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात। और एक और चीज जो मुझे हमेशा स्ट्राइक करती है वो घर वाली बात। पुअर डैड मानते थे कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी संपत्ति है, जो हम में से ज्यादातर लोग मानते भी हैं। सही है। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन सोच है। पर रिच डैड कहते थे मेरा घर एक लायबिलिटी है। और वो यहाँ तक कहते थे कि अगर तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो बॉस तुम मुश्किल में हो। ये पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो है, और इसीलिए इस पे बात करना जरूरी है। उनका ये पॉइंट उनकी एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन से आता है, जिस पर हम शायद आगे बात करेंगे। लेकिन ये सीधे सीधे कनेक्ट होता है उनके एक बड़े आर्ग्यूमेंट से कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, पैसे की समझ, वो हमें स्कूलों में नहीं मिलती। सही। स्कूल हमें प्रोफेशनल बनना सिखाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये सिस्टमैटिकली नहीं सिखाया जाता। ये नॉलेज ज्यादातर घर से आती है या फिर खुद सीखनी पड़ती है। शायद इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग अच्छी सैलरी कमाते हुए भी महीने के अंत में स्ट्रगल करते हैं या रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। उन्होंने पैसे के लिए काम करना सीखा है, पर पैसे को अपने लिए काम पे लगाना नहीं सीखा। इंटरेस्टिंग। तो चलो इसी में थोड़ा और डीप चलते हैं। पहला बड़ा लेसन क्या था किताब का? हाँ, पहला लेसन था अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और ये सीधा उस रैट रेस वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा है ना? वो जो चक्कर है, सुबह उठो, काम पे जाओ, बिल्स भरो, थोड़ी शॉपिंग करो और फिर वही साइकिल। बिल्कुल। और लोग इसमें फंसे क्यों रहते हैं? कियोसाकी कहते हैं दो मेन इमोशंस की वजह से, डर, फियर और लालच। अच्छा। कि भाई बिल कैसे भरेंगे, नौकरी चली गई तो क्या होगा। इस डर से लोग सेफ खेलते हैं, जॉब पकड़े रहते हैं, चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो। फिर जब पैसा आता है, सैलरी आती है, तो थोड़ा लालच आता है। अरे थोड़ी अच्छी चीजें खरीदते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, फिर खर्चे बढ़ जाते हैं, और फिर डर वापस आ जाता है कि अब तो ज्यादा पैसे चाहिए ये सब मेंटेन करने के लिए। तो ये लूप चलता रहता है। सही बात है। रिच डैड ने यंग रॉबर्ट और उसके दोस्त को शुरू में बहुत कम पैसों पर, या कहो फ्री में ही काम करवाया था। हाँ, वो किस्सा मैंने पढ़ा है। हाँ, उसका लॉजिक यही था कि वो पेचेक के एडिक्शन से बाहर निकलें और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज खुद देखना सीखें। जैसे वो कॉमिक बुक्स वाला किस्सा था उनका। हाँ, वो लाइब्रेरी वाला। एग्जैक्टली। उन्होंने देखा कि स्टोर वाले पुरानी कॉमिक्स फेंक रहे हैं, तो उन्होंने वो कलेक्ट करके एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू कर दी बच्चों के लिए, और उससे पैसे बनाए। मतलब उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पैसा बनाने का तरीका ढूंढा।
इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसका जिक्र अभी आपने किया और जो शायद इस किताब का सबसे फेमस हिस्सा है, लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी और एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रूल नंबर 1 बहुत सिंपल लगता है सुनने में, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो और एसेट्स खरीदो। ये तो मतलब फाइनेंस 101 जैसा लगता है ना? हाँ, सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन कियोसाकी की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही क्लियर कट है, कोई ग्रे एरिया नहीं, एकदम सिंपल। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, ओके। और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, बस इतना ही। अच्छा, मतलब कैश फ्लो इज द की। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट कैश फ्लो। अब इस डेफिनेशन से देखो, आपका घर जिसमें आप रहते हो, हर महीने ईएमआई जारी है, प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा है। हाँ, पैसे तो निकलते हैं जेब से। तो कियोसाकी के हिसाब से वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। हाँ, अगर उसी घर को आप किराए पर दे दो और उससे जो रेंट आ रहा है वो आपके खर्चों से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो है, तब वो एसेट बनेगा। अच्छा, तो ये पर्सपेक्टिव एकदम बदल देता है चीजों को देखने का। कार के लिए भी यही लॉजिक? सेम लॉजिक। कार लोन, इंश्योरेंस, पेट्रोल, मेंटेनेंस, सब पैसा निकाल रहे हैं तो वो लायबिलिटी है, जब तक कि आप उसे मान लो टैक्सी की तरह यूज करके पैसा ना कमा रहे हो जिससे पॉजिटिव कैश फ्लो आए। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। किताब में वो कैश फ्लो पैटर्न भी दिखाते हैं, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोगों के। गरीब आदमी की इनकम आती है और सीधे खर्चों में चली जाती है। मिडिल क्लास की इनकम आती है, वो उससे लायबिलिटीज खरीदते हैं, घर का लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, और पैसा उन लायबिलिटीज की पेमेंट में चला जाता है। सही, एक तरह से बड़े घर और अच्छी कार मेंटेन करने के लिए ही कमा रहे होते हैं। हाँ, और अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपनी इनकम से पहले एसेट्स खरीदते हैं, ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आए, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, बिजनेस जो प्रॉफिट दें। ये एसेट्स फिर और इनकम जनरेट करते हैं जिससे वो और एसेट्स खरीदते हैं, तो उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। एक साइकिल बन जाता है वेल्थ क्रिएशन का। और देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ मुश्किल शब्द जानना नहीं है। इसका मतलब है नंबर्स के पीछे की कहानी समझना, कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये पिक्चर अगर दिमाग में क्लियर है तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है, आप चीजों को अलग तरह से देखने लगते हो। सही बात है। अच्छा, इस एसेट लायबिलिटी की समझ के बाद जो अगला लेसन आता है वो है लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसियों के काम में टांग अड़ाओ। इसका मतलब है अपने असली बिजनेस पर ध्यान दो, जो कि आपकी जॉब या प्रोफेशन से अलग चीज है। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और का बिजनेस बनाने में लगा देते हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयर का, और अपना एसेट कॉलम बनाना भूल जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल पॉइंट है। वो रिक रॉक मैकडॉनल्ड्स वाले का एग्जाम्पल देते हैं। लोग सोचते हैं वो हैमबर्गर के बिजनेस में थे। हाँ, फास्ट फूड। लेकिन क्रॉक ने खुद कहा था कि मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। वो हर मैकडॉनल्ड्स की लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनते थे और आइडियली उस जमीन को ओन या कंट्रोल करते थे। हैमबर्गर तो बस उस जमीन से कैश फ्लो जनरेट करने का एक तरीका था। तो उनका प्रोफेशन भले ही फूड सर्विस लगे, पर उनका बिजनेस रियल एस्टेट था। वाह, ये तो कमाल का पर्सपेक्टिव है। तो माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपना एसेट कॉलम बिल्ड करना। आप जॉब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर साथ साथ असली एसेट्स बनाने पर फोकस करो। और असली एसेट्स क्या हैं कियोसाकी के हिसाब से? हाँ, वो बताते हैं ऐसे बिजनेस जिनमें आपकी एक्टिव मौजूदगी जरूरी ना हो, मतलब वो ऑटो पायलट पे चल सके। डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम जनरेट करने वाली रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे बुक रॉयल्टी या पेटेंट्स। फोकस इन चीजों को एक्वायर करने पर होना चाहिए। और इससे जुड़ी एक और बात जो बहुत प्रैक्टिकल है। रिच डैड कहते थे कि लग्जरीज जैसे बड़ी गाड़ी, महंगा वेकेशन, ये सब सबसे आखिर में खरीदो। कब? जब आपके एसेट्स इतनी पैसिव इनकम जनरेट करने लगें कि वो उन लग्जरीज का खर्चा आराम से उठा सकें। मतलब पहले एसेट्स बनाओ, फिर उन एसेट्स की कमाई से शौक पूरे करो। एग्जैक्टली। जबकि मिडिल क्लास अक्सर क्या करती है, पहले लोन लेकर लग्जरी खरीद लेती है और फिर उस लोन को चुकाने के लिए और ज्यादा मेहनत करती है। रैट रेस में और गहरे फंस जाते हैं। सही है, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा अलग टॉपिक पे आते हैं। लेसन 4 जो टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस की पावर के बारे में है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनकम टैक्स शुरू में सिर्फ अमीरों पर लगाने के लिए लाया गया था, रॉबिन हुड थ्योरी टाइप। हाँ, ये सुनने में आता है। लेकिन हुआ क्या कि इवेंचुअली इसका सबसे ज्यादा बोझ मिडिल क्लास पर आ गया।
और अमीर लोगों ने इससे बचने या इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के तरीके निकाल लिए, जिसमें सबसे पावरफुल टूल है कॉर्पोरेशंस का इस्तेमाल। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बनाना? हाँ, बेसिकली कॉर्पोरेशन एक लीगल स्ट्रक्चर है, कागजों का एक सेट समझ लो। लेकिन इसका फायदा क्या है? टैक्स में बचत और कानूनी सुरक्षा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो। एक इंडिविजुअल जैसे हम और आप पहले पैसा कमाते हैं, फिर सरकार को टैक्स देते हैं और फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। हाँ, यही होता है। लेकिन एक कॉर्पोरेशन वो पहले कमाती है, फिर अपने बिजनेस से जुड़े सारे खर्चे, सैलरी, किराया, ट्रैवल वगैरह उस इनकम से माइनस करती है और फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देती है। ओह, तो मतलब खर्चे टैक्स देने से पहले कट जाते हैं? हाँ, लीगली अलाउड बिजनेस एक्सपेंसेस। ये एक बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज है और इसके अलावा लायबिलिटी प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो ये अमीरों का एक तरह का सीक्रेट वेपन है, कह सकते हो। और ये कियोसाकी के फाइनेंशियल आईक्यू वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। वो कहते हैं कि सिर्फ अकाउंटिंग या इन्वेस्टिंग जानना काफी नहीं है, आपको कानून की बेसिक समझ, खासकर कॉर्पोरेट लॉ और टैक्स लॉ की समझ होनी जरूरी है। कॉर्पोरेशंस का सही इस्तेमाल करना इसी लीगल नॉलेज का नतीजा है। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल है पर इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब आते हैं लेसन 5 पर, द रिच इन्वेंट मनी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पैसा इन्वेंट कैसे होता है? हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टीरियस सा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नोट छापते हैं। इसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड में सिर्फ किताबी कीड़ा होना या बहुत स्मार्ट होना काफी नहीं है। आपको बोल्ड यानी साहसी होना पड़ता है। हिम्मत वाला? हाँ, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सॉल्व करना, मौजूदा रिसोर्सेज को यूज करके कुछ नया बनाना, यही है पैसा इन्वेंट करना। हमारा जो डर है, हमारा जो सेल्फ डाउट है, वो हमें ऐसा करने से रोकता है। ऑप्शंस क्रिएट करना। कियोसाकी ने अपना एक एग्जाम्पल दिया था फीनिक्स रियल एस्टेट क्रैश का। हाँ, मैंने पढ़ा था। जब मार्केट गिरी हुई थी, सब लोग डर के मारे बेच रहे थे, तब उन्होंने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी। एक प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में उठाई, कुछ क्रिएटिव फाइनेंसिंग यूज की, शायद सेलर से ही नोट ले लिया और बिना ज्यादा अपनी जेब से पैसा लगाए एक एसेट बना लिया, एक प्रॉमिसरी नोट जो उनके लिए इनकम जनरेट करने लगा। अच्छा, तो मतलब मार्केट की बुरी हालत को अपने फायदे के लिए यूज किया। एग्जैक्टली। उन्होंने एक ऐसी डील स्ट्रक्चर की जिससे पैसा बन गया, सिर्फ कमाया नहीं गया। और इसके लिए क्या चाहिए? वही फाइनेंशियल आईक्यू, मार्केट की समझ, नंबर्स की समझ, लीगल स्ट्रक्चर्स का ज्ञान और हाँ, थोड़ा सा गट्स, रिस्क लेने की हिम्मत। ये वो चीजें देखने की एबिलिटी है जो ज्यादातर लोग डर या जानकारी की कमी की वजह से नहीं देख पाते। सही है, यानी मौके पहचानने और बनाने की काबिलियत। अब चलते हैं अगले लेसन पर, लेसन 6। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इसका मतलब है कि जॉब सिर्फ सैलरी या प्रमोशन के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि नई स्किल्स सीखने पर फोकस होना चाहिए। हाँ, और खास तौर पर वो स्किल्स जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दें, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, लोगों को मैनेज करना, सिस्टम बनाना, ये सब। फिर से मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल लो। हाँ। हो सकता है वो दुनिया का बेस्ट हैमबर्गर ना बनाते हों, मुझसे पूछो तो बिल्कुल नहीं बनाते। लेकिन उनके पास हैमबर्गर बेचने और डिलीवर करने का जो बिजनेस सिस्टम है, वो शायद दुनिया में बेस्ट है। बहुत से टैलेंटेड लोग, जैसे कोई बढ़िया शेफ या आर्टिस्ट, फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट या स्किल को बेहतर बनाने में तो लगे रहते हैं, पर उसे बेचना कैसे, मार्केट कैसे करना है, उसके आसपास एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाना है, ये नहीं सीखते। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। कियोसाकी ने खुद जेरोक्स में सेल्स की जॉब की थी। हाँ, की थी। सिर्फ इसलिए ताकि वो बेचने के डर से उबर सकें और रिजेक्शन को हैंडल करना सीख सकें। उनका मकसद वहां ज्यादा पैसे कमाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्किल सीखना था जो उन्हें बिजनेस में काम आए। ये स्किल्स ट्रांसफरेबल होती हैं, आपको किसी एक जॉब या प्रोफेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहने देती। तो देखो, ये सारे लेसन तो समझ लिए। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो, फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ, स्किल्स सीखो। लेकिन फिर भी लोग फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं हो पाते? कियोसाकी इसके लिए 5 बड़ी रुकावटें या बाधाएं बताते हैं। अच्छा, ऑब्स्टिकल्स क्या है वो? पहला है डर, खासकर पैसा खोने का डर। दूसरा है सिनिसिज्म, मतलब नेगेटिव सोच, हर चीज में नुक्स निकालना, ये सोचना कि ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। तीसरा है आलस्य, आज नहीं कल करूंगा वाला एटीट्यूड। चौथा है बुरी आदतें, खासकर पैसे खर्च करने की आदतें। और 5वां है अहंकार, मुझे सब पता है वाली सोच, जो आपको नया सीखने से रोकती है। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल लग रहे हैं, जैसे डर।
पैसा खोने का डर तो सबको लगता है। बिल्कुल लगता है। कियोसाकी कहते हैं फर्क ये है कि अमीर लोग इस डर को मैनेज करना सीखते हैं। वो फेलियर को सीखने का हिस्सा मानते हैं। वो टेक्सास का एग्जाम्पल देते हैं, रिमेंबर द एलमो। एक बड़ी हार को उन्होंने जीत की प्रेरणा बना ली। तो फेल होने से डरना नहीं है, उससे सीखना है। और सिनिसिज्म, वो जो हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं। हाँ, जैसा कोई कहेगा अरे रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना, फिर किराएदार परेशान करेंगे, टॉयलेट ठीक करवानी पड़ेगी। हाँ, ये कॉमन है। इस करने के बजाय एनालाइज करो, सोचो क्या मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हायर नहीं कर सकता। प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो, उसे बहाना मत बनाओ। और आलस्य, कई बार लोग बिजी होने का बहाना करते हैं। एग्जैक्टली, आलस्य अक्सर व्यस्तता के पीछे छिप जाता है। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कहने के बजाय खुद से पूछो मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं। ये आलस्य को तोड़ता है। कियोसाकी तो यहां तक कहते हैं कि थोड़ी सी ग्रीड, थोड़ा लालच, कुछ पाने की चाहत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो आपको आलस्य से बाहर निकाल सकता है। इंटरेस्टिंग टेक है ये। और बुरी आदतें, जैसे पहले खर्च कर देना फिर बचाना। हाँ, इसको बदलने के लिए वो कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही इनकम आए सबसे पहले सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अलग निकाल दो, उसके बाद जो बचे उसमें खर्चे मैनेज करो। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है शुरू में, पर ये जबरदस्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन की पावर। और अहंकार, मुझे सब आता है, ये सबसे खतरनाक हो सकता है। हाँ। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है तो आप सीखना बंद कर देते हो। और फाइनेंस की दुनिया तो स्टैंडिंग बदल रही है। तो हम्बल रहना, ये मानना कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत जरूरी है। सही बात। तो ये तो हो गई रुकावटें। अब प्रैक्टिकली कोई शुरू कैसे करे? हाँ। किताब कुछ एक्शन स्टेप्स भी देती है। हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, एक बहुत मजबूत कारण ढूंढो। आप फाइनेंशियली फ्री क्यों होना चाहते हो? वो क्यों आपको मोटिवेटेड रखेगा जब मुश्किल आएगी। एक स्ट्रॉन्ग वाई। दूसरा, ये समझो कि ये एक डेली चॉइस है। हर रोज आप अपने हर रुपए और हर मिनट के साथ जो करते हो वो डिसाइड करता है कि आप अमीर बनोगे, गरीब रहोगे या मिडिल क्लास। तो रोज सही चॉइस लो। सोच समझकर दोस्त चुनो, ये भी एक पॉइंट था। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नेगेटिव और सिनिकल लोग आपको नीचे खींचेंगे। और सीखने की बात पर एक फॉर्मूला सीखो, उसे मास्टर करो, फिर नया सीखो। एग्जैक्टली, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो या अपना बिजनेस, एक तरीका पकड़ो, उसे अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो। जब उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए फिर अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये दोबारा इंपॉर्टेंट बताया गया है। हाँ, ये फंडामेंटल है। अपने सलाहकारों जैसे अकाउंटेंट या ब्रोकर को अच्छे से पे करो, अच्छी सलाह की कीमत होती है। और वो इंडियन गिवर वाला कॉन्सेप्ट क्या था? हाँ, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल नाम है, पर आइडिया ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी मूल पैसा जल्दी से जल्दी वापस निकाल लो, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। फिर जो प्रॉफिट है वो आपके लिए काम करता रहे। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक है ये। हाँ। और लग्जरीज हमेशा एसेट से खरीदो, ये भी। हाँ, अपने लिए हीरोज चुनो, मतलब मेंटोर्स या रोल मॉडल्स ढूंढो जिनसे आप सीख सको। और आखिर में जो सीखा है उसे दूसरों को सिखाओ। सिखाने से आपकी अपनी समझ और मजबूत होती है। तो ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। हाँ, और इन सब में शायद सबसे जरूरी है लगातार सीखते रहना और एक्शन लेना। सिर्फ किताब पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेना पड़ेगा। मौके हर जगह हैं, बस उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें और दिमाग को ट्रेन करना होगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को सम अप करें तो रिच डैड पुअर डैड असल में पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच, हमारे माइंडसेट को बदलने की बात करती है ना? ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। पैसे को डर और लालच की नजर से देखने के बजाय उसे एक टूल की तरह देखना, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना, कैश फ्लो पर फोकस करना, रैट रेस से बाहर निकलने के लिए सोचना, फाइनेंशियल आईक्यू बनाना, और सबसे जरूरी बात, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना। एग्जैक्टली। ये हार्डवर्क को नकारती नहीं है, पर कहती है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है, जिसमें फाइनेंशियल नॉलेज, सही स्ट्रैटेजी और सबसे बढ़कर एक अलग नजरिया शामिल हो। आपकी सोच बदलेगी तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदल सकती है। और ये किताब हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है सोचने को, क्या आप अभी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आपका पैसा भी आपके लिए कुछ काम कर रहा है? और क्या आप जो रोज मेहनत कर रहे हैं वो आपको उस जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं जो आप सच में जीना चाहते हैं? इस पर सोचना तो बनता है। बिल्कुल।
तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा रिच डैड पुअर डैड के कोर आइडियाज पर। उम्मीद है आपको इससे कुछ नए विचार, कुछ सोचने के पॉइंट्स मिले होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग किताब या टॉपिक के साथ।